नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यूएस एंड चाइना, दिस इज द हॉटेस्ट टॉपिक फॉर द मोमेंट एंड इन फैक्ट ऑफ द डेकेड एंड मे बी द क्वार्टर सेंचुरी लाइंग अहेड। अमेरिका और चीन के राष्ट्र अध्यक्ष एक मुलाकात कर रहे हैं चीन में ही, बीजिंग में, जिस पर बहुत व्यापक दुनिया की नजर है। इस मीटिंग से जो कुछ निकलेगा वो आने वाले कुछ सालों की दशा और दिशा निश्चित तौर पर तय कर देगा। इसलिए भारत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए तो खैर है ही। महत्वपूर्ण ये भी है कि अमेरिका और चीन की ये मीटिंग ईरान युद्ध के बीचों बीच हो रही है। उस ईरान युद्ध के बीचों बीच जिसमें अमेरिका की पूर्ण पराजय सुनिश्चित हो चुकी है, और ये अमेरिका के ही एनालिस्ट खुल के बोल रहे हैं। तो दुनिया का बदलना निश्चित है। आज मैं आपको अमेरिका और चाइना की रिलेशनशिप का एक हेलीकॉप्टर पर्सपेक्टिव प्रदान करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आप एक 4 घंटे का डिटेल वीडियो चाइना के कम्युनिज्म के 100 वर्षों पर चाहते हैं? अगर हां तो बताइए, मैंने पहले बनाया है, उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा कमेंट में। बताइए। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। शैल वी बिगिन? हियर गोज। अमेरिका और चीन, दो भीमकाय देश, लैंडमास से भी और इकोनॉमी से भी, जो आपस में न केवल जबरदस्त कॉम्पीट कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बल्कि अब एक दूसरे के साथ कई क्षेत्रों में कोऑपरेट करने की मजबूरी भी महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों देशों को यह समझ में आ गया है कि एआई में कंपटीशन से ज्यादा कोऑपरेशन जरूरी है। मैं किसी और वीडियो में विस्तार में यह चीज अलग से समझाऊंगा। फिलहाल हम इतना समझ लें कि इन दोनों देशों के हाथ में आज दुनिया की कमान आ चुकी है। ये दोनों विश्वगुरु बन चुके हैं भैया। एक विश्वगुरु मान लो, एक को विश्व बंधु मान लो। अगर हम इनके जीडीपी की बात करते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये दोनों देश असल में विश्वगुरु क्यों हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको दोनों प्रकार के जीडीपी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, जो हमेशा करंट प्राइसेस में ही होता है। घबराइए मत इन तकनीकी शब्दों से। अगर इसमें दिक्कत है तो मेरे इकोनॉमी क्रैकर का भी कोर्स शुरू हो चुका है, उसे आप मेंबरशिप में ज्वाइन कर लें। तो ये नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका 30-31 ट्रिलियन के आसपास है और चीन 20 ट्रिलियन पार कर चुका है। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चीन से 1.5 गुना है, बिल्कुल, लेकिन 20 ट्रिलियन कम तो नहीं होता ना। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में आप देखेंगे तो अमेरिका का नेचुरली वही रहेगा जो उसका रियल में, क्योंकि डॉलर में मेजर हो रहा है। और चाइना 44 ट्रिलियन हो जाता है, इसमें इंडिया भी बहुत आगे है। तो हम अगर नॉमिनल जीडीपी यानी कि जो बेसिकली करंट प्राइसेस पे होता है उस पे जाएं, तो दुनिया में 2 देश हैं जो 20 ट्रिलियन के ऊपर हैं, जो कि भीमकाय क्वांटिटी है। एक अमेरिका 31-32 और एक चीन 20 से 21 ट्रिलियन डॉलर। तो ये दोनों आपस में मिलकर 55 ट्रिलियन हो जाते हैं। तो अब आप स्केल का अंदाजा उससे लगा सकते हैं। प्यारे साथियों, ये है इनकी रिलेशनशिप का आज का एक छोटा सा स्केल का कंपैरिजन। जैसा मैंने आपसे कहा, हमें बहुत खुशी है बताते हुए हमारा ये सीरीज भी शुरू हो चुका है, सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर्स। इसमें हम हफ्ते में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे बहुत शानदार 20 मिनट के लर्निंग सेशंस देते हैं, और ये हमारी मेंबरशिप लेवल 2 में उपलब्ध है। नीचे ज्वाइन का बटन है, उसे आप क्लिक करें, आपको ये 5 लेवल दिखेंगे। लेवल 4 में अगर आप आएंगे तो 1, 2, 3 अपने आप मिल जाता है। लेवल 4 में इंग्लिश का पूरा कोर्स भी है, 100 सेशंस का, बहुत शानदार है। लेवल 3 में आएंगे तो 1 और 2 ऑटोमेटिकली मिलेगा। अभी के अभी ज्वाइन करें, चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हिस्ट्री ऑफ यूएस एंड चाइना 1945 से 2025। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू इसका दे देता हूं, फिर मैं थोड़ा जूम इन करूंगा पहले 20-30 साल के,
फिर उसके अगले, और फिर 2026 आज क्या चल रहा है, और ये सब हम कर लेंगे समय रहते। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको एक 4 घंटे का अलग से वीडियो देखना है तो बता दो, उसकी लिंक कमेंट में आ जाएगी। दोस्तों, इनकी रिलेशनशिप 1990 तक बहुत ही रफ, अनप्रेडिक्टेबल थी। उसके बाद जैसे जैसे चीन का आकार बढ़ता चला गया, उसकी ताकत बढ़ती चली गई, अमेरिका ने अपने आप को चाइना के साथ बहुत हद तक अलाइन ही कर लिया, आउटसोर्सिंग के जरिए वगैरह। अब वो फिर से कंपटीशन के मोड में है, लेकिन अब अमेरिका को कई क्षेत्रों में अपने हाथ कटे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चाइना ने ऐसी लीड ले ली है, जैसे कि रेयर अर्थ, कि उसमें आप रातों रात कुछ भी नहीं कर सकते। चिल्ला पुकार आप मचा सकते हो, 10 बातें बोल सकते हो, बट उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज दीज आर हार्ड नेशनल स्ट्रेंथ्स बिल्ट ओवर डेकेड्स। हमेशा एक बात याद रखना, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देना, दूसरों को गालियां देना, दूसरों में कमियां गिनाना, खुद को महान बताना, हमेशा जुमले फेंकते रहना, ये सबसे आसान काम है। और सबसे कठिन काम क्या है? बिल्डिंग रियल हार्ड नेशनल स्ट्रेंथ। बहुत समय लगता है उसमें, और बहुत फोकस साइंस और टेक्नोलॉजी पे देना पड़ता है। तो चाइना ने वो किया, और आज अमेरिका समझ रहा है कि जुमले फेंकने से काम होगा नहीं भैया, अपना बुरी तरह फंस चुके हैं। 5 चीजें इसमें 1945 से 2025 का अगर मैं पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर व्यू लेता हूं तो ये हो जाते हैं 80 साल। तो इसको समझें हम। जब चाइना 1945 से 1949 के टर्बुलेंट फेज में चला गया, तब वहां सिविल वॉर था, और सिविल वॉर जीता कम्युनिस्टों ने। अमेरिका नेशनलिस्टों के साथ खड़ा था, चियांग काई शेक, कुओमिंतांग, जो हार गए। अमेरिका को झटका लगा, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका। ताइवान निर्मित हुआ, और पीआरसी वर्सेस आरओसी की एक लड़ाई लंबे समय के लिए शुरू हो गई। और क्योंकि अमेरिका पूरी ताकत से केएमटी के साथ था, इनकी चाइनीज कम्युनिस्टों के साथ नहीं था, तो इसलिए रिश्ते तो खराब ही शुरू होने थे, और माओ जेडोंग वहां के नेता बने। मैं आपको ये सारे नेताओं के बारे में भी 1 मिनट में बता देता हूं। उसके बाद 50 और 60 के दशक में बहुत सारी लड़ाइयां चलती रही। कोरियाई युद्ध हुआ, ताइवान स्ट्रेट की क्राइसिस आई, और अमेरिका ने एंटी कम्युनिस्ट पॉलिसी बनाई, और इनको कुछ भी करके कंटेन करने का प्रयास किया। और बहुत घबराया रहता था अमेरिका, क्योंकि उसे लगता था कि सोवियत यूनियन और चाइना पूरी दुनिया को ही कम्युनिस्ट बना देंगे। हालांकि उन दोनों में आपस में बहुत तनाव था, क्योंकि सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म और चीन का कम्युनिज्म, उसका जो फाउंटेन हेड था, स्रोत था, वो अलग अलग था। सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म था फैक्ट्री वर्कर्स का कम्युनिज्म, चाइना का कम्युनिज्म था फील्ड एग्रीकल्चरल पेजेंट्स का कम्युनिज्म। और इसलिए दोनों कभी भी एक नजर से एक दूसरे को देख न सके, बराबर न मान सके। स्टालिन तो अपने आप को माओ से ऊंचा मानता था कि हमारा कम्युनिज्म इनसे बेटर है। इस तरह का एनालिसिस हमें मिलता है। उसके बाद 1972 में चमत्कार होता है, और रिचर्ड निक्सन जो है, हेनरी किसिंजर के साथ में, जो भारत का धुर विरोधी रहा और जिसको इंदिरा गांधी ने धूल चटा दी थी, पाकिस्तान के जनरल याहिया की मदद से, वो रूलर याहिया की मदद से द ग्रेट थॉ होता है। मतलब रिचर्ड निक्सन अचानक से चीन पहुंच जाते हैं, और माओ जेडोंग से मिलते हैं, और पुरानी बर्फ पिघलने लगती है, और सोवियत यूनियन का आइसोलेशन शुरू होता है। उसके बाद के 15-20 साल एंगेजमेंट विद टेंशन का समय रहा। जैसे जैसे चाइना लिबरलाइज हुआ, दंग शाओपिंग के हाथ में सत्ता आई, और उन्होंने कहा कलर ऑफ द कैट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज एबल टू कैच द माइस। मतलब अब कैपिटल को आने दो। जापान से बहुत सारा कैपिटल आया, क्योंकि जापान में उस वक्त आपको पता है, मैंने बता दिया, बबल बर्स्ट हो गया था। हमारी ये पूरी ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज को देख लीजिएगा, आपको इसमें एक से एक नगीने मिलेंगे। आज हमारा ये 36 सेशन चल रहा है। दोस्तों, याद रखिएगा, आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ता है। सपोर्ट अच्छे से कीजिएगा। और उसके बाद अब चाइना इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिका चाइना को अपना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मानता है, और वो है भी, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में पिछले 20 साल में चाइना ने जो पैसा लगाया है, आरएनडी किया है, नेशनल फोकस रहा है, कोई देश नहीं कर पाया। और इसलिए चाइना सभी नई तकनीकों में एकदम ब्लीडिंग एज पर आ गया है, और अमेरिका इस बात को समझ चुका है।
वर्तमान की जो समिट चल रही है उसमें यह साफ परिलक्षित होता है। आगे और देखेंगे तो कौन कौन लीडर रहे हैं चीन के अभी तक। प्यारे दोस्तों, कम्युनिज्म की शुरुआत चीन में माओ से तुंग के साथ होती है, जिन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी केएमटी को लात मार के भगा दिया, जिनको ताइवान में शरण लेनी पड़ी। हालांकि इनकी भी मौत होते होते बची थी सिविल वॉर के दौरान, लॉन्ग मार्च एंड ऑल दैट। लेकिन माओ इकोनॉमी में वो चमत्कार नहीं कर पाए जो उन्होंने सोसाइटी में करके दिखा दिए थे। सोसाइटी में क्या क्या चमत्कार थे? सारे लैंडलॉर्ड्स को, ग्रामीण जो एक शोषक वर्ग था, उन सबको सिर में गोली मारी थी। 20 लाख से ज्यादा लैंडलॉर्ड्स को कम्युनिस्टों ने मार डाला था। सोसाइटी को बिल्कुल फ्लैट कर दिया था। महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देने के लिए हर तरह का प्रयास किया था। बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका पूरा फायदा 1980s के बाद मिला, क्योंकि एक तैयार वर्कफोर्स मिली थी। प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत काम किया था। उसके बाद दंग शाओपिंग आए और इन्होंने चाइना को आधुनिकता की तरफ मोड़ा। उसके बाद जियांग जेमिन, हु जिनताओ और फिर आते हैं शी जिनपिंग, जिनका ये युग चल रहा है और जिन्होंने दंग शाओपिंग के बनाए कानून को तोड़ दिया। डेंग ने यह कानून बनाया था कि कोई भी सुप्रीम लीडर 2 बार से ज्यादा आगे रूल नहीं करेगा 5-5 साल का। शी जिनपिंग ने कहा, हटा सावन की घटा, अब मैं ही परमानेंट हूं, और 2-2, 5-5 साल का हुआ। उसके बाद उन्होंने आगे रिन्यू करा लिया। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि ना तो व्लादिमीर पुतिन रूस में और ना ही शी जिनपिंग चाइना में कभी भी सत्ता छोड़ेंगे। ये लोग बिल्कुल चिपक के बैठ चुके हैं और ये सत्ता छोड़ने से रहे। तो जैसा कि हम कहते ही हैं जियोपॉलिटिक्स में, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे विश एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। तो ये उसी का एक पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत गहराई से पॉलिटिकल डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच का समझाने में शायद मददगार साबित हों। अगर आपने आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लोग चीन गए हैं उस पर नजर डाली है तो आपको एक सच्चाई समझ में आ गई होगी। इन अमेरिका नाउ एंड फॉर क्वाइट सम टाइम, कैपिटल कंट्रोल्स द पॉलिटिक्स। अमेरिका में पूंजी और पूंजीवाद चलाने वाले धन्ना सेठ राजनीति को अपनी जेब में रखते हैं। वो जो बोलेंगे वैसा ही करेगा पॉलिटिक्स। चाइना में पूंजीवादी ये सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा करेंगे। गोली मार भेजे में, भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा, तू करेगा दूसरा भरेगा, कल्लू मामा, ये हो जाएगा उनका। क्योंकि चाइना ने पॉलिटिक्स को ऊपर रखा है, कैपिटलिज्म को अपने जूते के नीचे रखा है। अमेरिका में कैपिटलिज्म ऊपर आ गया है और पॉलिटिक्स कैपिटलिज्म के जूते के नीचे आ गई है। और इस तरह से आपको दोनों देशों की अप्रोच में फर्क एकदम साफ नजर आता है। कैपिटल इज सब्जर्विएंट टू पॉलिटिक्स, अमेरिका में उल्टा है। चीनियों से अगर आप पूछेंगे कि ये कौन सा मॉडल है तो वो बोलेंगे दिस इज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। हम एक समाजवादी देश हैं जहां पूंजीवाद चलता है और पूंजीवाद स्टेट के जूते के नीचे रहता है। वो कभी स्टेट को आंख नहीं दिखा सकता, ये नहीं बोल सकता ये करो वो करो, मुझे एसेट दे दो वो दे दो। दे कैन नॉट बी क्रोनी कैपिटलिस्ट, दे कैन नॉट गल्प द स्टेट। चीन ये कर पाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता रही है चाइना की। तो थ्योरेटिकली ये 5 चीजें आपको हम बता देते हैं। अमेरिका नेचुरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस के साथ। चाइना वन पार्टी स्टेट है, वहां किसी भी तरह का अपोजिशन और चुनाव का सिस्टम ही नहीं है। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत मायने रखता है। चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात है। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है। चाइना में पार्टी कंट्रोल्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग द जुडिशरी। काफी सुना सुना सा लगने लगा है आजकल तो ये। इकोनॉमिक फिलॉसफी कैपिटलिज्म विथ रेगुलेशन की बात होती है। हालांकि अमेरिका में रेगुलेशंस बहुत कमजोर हो गए हैं और 2008 के बहुत बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो फ्रॉड किया था वहां के पूंजीवाद ने, उसके बाद पूंजीवाद बस लंगड़ा लंगड़ा के किसी तरह जिंदा रखा गया अमेरिका में। जिन्हें ये टॉपिक पता नहीं है उनको उस पर रिसर्च करनी चाहिए कि एक्सट्रीम कैपिटलिज्म कितना बड़ा फ्रॉड रहा है अमेरिका में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? All the losses were socialized
एंड ऑल द प्रॉफिट्स वर प्राइवेटाइज। ये हो गया अमेरिका का मॉडल 2008 के बाद, और ये खुद अमेरिकन्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। चाइना स्टेट गाइडेड कैपिटलिज्म पहले दिन से है, उन्होंने कभी इसको छुपाया ही नहीं। और वर्ल्ड व्यू यह है कि अमेरिका बोलता है मैं सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म सब तरफ एक्सपोर्ट कर दूंगा, सारे देशों को ऐसा बना दूंगा वैसा बना दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने देख लिया है, अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, सब जगह कोशिश की। यू कैन नेवर एक्सपोर्ट लिबरलिज्म। वो लोकल पॉपुलेशन को होना होता है, अगर होना होता है तो। और वो हमने अभी ईरान में देखा कि कितनी भयानक मार पड़ गई अमेरिका को। चाइना कहता है कि हम किसी दूसरे देश की सॉवरेंटी में कभी दखल नहीं देते, आगे बढ़ के युद्ध कभी नहीं करते, और ये बात तो सच भी है। तो ये बहुत बड़े फर्क हैं, और दोनों मॉडल पैरेलल चल रहे हैं। अमेरिका ने पूरी कोशिश करके देख ली कि चीन को दबा दूं, नहीं हो पाया। और अगर आज आपने डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बेजिंग वाली जो फुटेज आई है उसमें देखी है, समझदार को इशारा काफी। गेम के बहुत सारे सूत्र शी जिनपिंग के हाथ में मजबूती से हैं, लेकिन याद रखिए ये वक्त का पहिया है, घूमता रहता है। कल को हो सकता है अचानक से शी जिनपिंग की जगह कोई दूसरा आ जाए और कहानी फिर से मोड़ ले ले। फिलहाल तो ये है जो है। दोस्तों, अगर आपको डेली हमारा एक अपडेट्स का मेल चाहिए तो ये स्कैन करके एक फॉर्म ओपन कीजिए और उसमें अपना ईमेल दे दीजिए। हमारी टीम रोज शाम को आपको बढ़िया अपडेट का एक मेल भेजेगी। थैंक यू। अब अगर हम 1949 से 1980s के पीरियड में थोड़ा सा जूम इन करें, सोवियत यूनियन का भय इन दोनों को था, और 1972 में दोनों इसीलिए गले मिल लिए। पहले तो आपस में रिश्ते रखे नहीं, क्योंकि अमेरिका ने कहा आरओसी ही असली चाइना है, मतलब ताइवान, और हम पीआरसी को मानते ही नहीं है। लेकिन फिर जब पीआरसी को यूनाइटेड नेशन में जगह मिली और फिर परमानेंट सीट मिली सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में, तो कहानी बदल गई। ताइवान का झगड़ा आज तक अपनी जगह बना हुआ है। अमेरिका ये बोलता है कि ताइवान हमारे प्रोटेक्शन में है, चाइना बोलता है कैसा प्रोटेक्शन, वो तो मेरी टेरिटरी है, मैं कभी भी ले लूंगा। और क्योंकि वहां टीएसएमसी है, कंपनी का नाम सुना ही होगा आपने, क्या करती है बता दीजिए। तो ये मामला बहुत ही स्ट्रेटेजिक हो जाता है। और ईरान में हार होने के बाद, अमेरिका की हार होने के बाद, चाइना को बहुत सारे आइडियाज भी आए होंगे। निक्सन जब 72 में वहां गए थे, हेनरी किसिंजर उनको लेके गए थे, वहां से दिशा और दशा पूरी तरह बदल जाती है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं और दोनों में कोऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन अमेरिका ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये इतने मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि चाइना का पूरा इकोनॉमिक मॉडल एक्चुअली सफल हो जाएगा। अब इसका क्या सबूत है मेरे से कहने का? आपने एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा का मेरा वीडियो देखा है? वो देख लीजिए, आपको मेरे तर्क का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। और इसलिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था कि चाइना एक्चुअली गेम समझ गया अमेरिका का। दुनिया में सिर्फ एक देश है जो वाकई में अमेरिका का गेम समझा, और वो है चाइना। क्या गेम है अमेरिका का? कीप एवरीवन सबड्यूड, सप्रेस्ड, और टेक देम इन देयर अलायंस एंड मेक देम अ स्लेव। यही गेम खेल रहा है अमेरिका 100 साल से। अपना एलाय बना लो, मित्र देश, और उसको कुचल दो, खत्म कर दो उसकी पूरी आइडेंटिटी। जापान के साथ यही हुआ है, साउथ कोरिया के साथ यही हुआ है। या सीधे सीधे हमला करके नष्ट कर दो। ईरान को करने की कोशिश की, पलटवार आ गया। तो चाइना ये सब देखता आया, समझता आया, और अपना गेम ऐसा खेल के निकल गया और ऐसा उलझा लिया अमेरिका को वहां की कैपिटल अपने यहां लगवा के, कि अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि आगे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, नोटिफिकेशन ऑन रखें। आपके समर्थन से ही चैनल आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चाइना का जब उदय होता है, मिराकुलस उदय होता है, सो द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, फाइनेंस एंड कॉमर्स चेंज कंप्लीटली। और जब ऐसा होता है तो पूरी वैश्विक भू राजनीति ही बदल जाती है, इसमें किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए। चीनी आर्थिक सुधारों ने पूरा का पूरा खेल ही बदल के रख दिया, और ये सब पूरा क्रेडिट डेंग शाओपिंग को जाता है। जिसके बाद आए जियांग जेमिन और हु जिनताओ, जिन्होंने कंटिन्यूटी बनाए रखी, और 2013 में आए शी जिनपिंग को एक ऐसा देश दिया जो बहुत मजबूत था और जिसे आगे लेके जाना था। और शी जिनपिंग ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
एंड मेड इन चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने चीन के फुटप्रिंट पूरे यूरेशिया में फैला दिया एंड बियॉन्ड, और मेड इन चाइना ने 15 हाई टेक सेक्टर्स में चाइना को अग्रणी या लगभग अग्रणी बना दिया। अमेरिका देखता ही रह गया, कोई जवाब ही नहीं किसी के पास इसका। इतना लंबा विजन और इतनी विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं है ही नहीं। आप खुद चेक करके देख लें, सबूत आपके सामने ही है। इनिशियली अमेरिका ने चाइना को बहुत वेलकम किया कि अच्छी बात है, जुड़ो, और 2002 में उठा के चाइना को WTO के अंदर ले आया, ये सोच के कि चाइना से फाइनली कम्युनिज्म खत्म होकर डेमोक्रेसी आ जाएगी। उल्टा हो गया। उनका कम्युनिज्म का विशिष्ट मॉडल सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक और मजबूत हो गया। डेमोक्रेसी वगैरह तो खत्म ही हो गई, क्योंकि वो पूरा एक सर्वेलांस स्टेट है, 24/7 नागरिकों पर नजर रखी जाती है। फिर अमेरिका बहुत चिंतित हुआ, लेकिन अमेरिका की अपनी अंदर की कुछ इतनी कमियां हैं कि अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और आज चाइना इतना बड़ा मार्केट बन गया है अमेरिकन कंपनीज के लिए कि वो बेचारे बिल्कुल सिर झुका के खड़े हैं कि हमको तो आपका मार्केट चाहिए। चाइना इस बात को जानता है और गेम को स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है। ऐसा उनके सामने लेट नहीं गया है कि भाई चलो ले जाओ मार्केट। द मार्केट्स आर देयर बट अंडर अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। तो आज की स्थिति क्या है, आइए सेशन को समाप्त करते हैं। A massive reset is happening even as we talk here. अभी उनकी समिट चालू है, और ईरान वॉर की जबरदस्त पराजय के बाद अमेरिका और ट्रंप इतने कमजोर हो गए हैं कि अब वो शी जिनपिंग से बड़े कंसेशंस नहीं ले सकते। गेम ओवर। तो अब ये गेम शी जिनपिंग के पाले में जा चुका है, और उस हिसाब से आने वाले समय की नीतियां तय होंगी। दोनों देश लड़ाई नहीं चाहते, और चाइना तो विशेष तौर पे नहीं चाहता, क्योंकि वो अभी और 25 साल खुद को बिल्कुल अजेय बना लेना चाहता है। उसके लिए आपको ऑर्डर इन द वर्ल्ड चाहिए। प्लस चाइना ये जानता है कि मैं कुछ ना करूं, अमेरिका खुद ही गिर रहा है। गिरने दो, नेवर स्टॉप योर एनिमी व्हाइल ही इज बिजी मेकिंग अ मिस्टेक। तो चाइना धीरे 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 शांति से मुस्कुराते हुए इस गेम को इस अंजाम तक ले आया है। 4000 साल का इतिहास जिस देश का हो, वो 250 साल के इतिहास के देश के सामने भारी तो पड़ेगा ही, प्रोवाइडेड पॉलिटिकल लीडरशिप सही हो तो, अदरवाइज नथिंग इज अ गिवन। तो दोस्तों, ये थी ब्रीफ में पूरी कहानी अमेरिका और चाइना की। आगे और लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़िए, सारे हमारे कोर्सेज का पूरा आनंद लीजिए। ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए, आज के आज ज्वाइन कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद।